तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके जो सिलेबस को उसके आगे देखते हैं। देखो, पेपर 3 और उसका यूनिट नंबर जो 1 है, पहली यूनिट से हमने स्टार्ट किया था। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कंप्लीट हो चुका है। विकसित भारत 2047 पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न जो अवधारणाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके साथ कृषि एवं उद्योग का क्षेत्रीय योगदान जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आज देखेंगे हम सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इसको। पहली बात आती है कि सेवा क्षेत्र है क्या। सिलेबस में लिखा था ना, सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान। तो प्रश्न इसमें बनेगा कि इसका मतलब है कि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है सर्विस सेक्टर का, आज़ादी के समय, वर्तमान में। फिर आ जाएगा कि सर्विस सेक्टर जो है उससे आप क्या समझते हैं, उससे क्या आशय है वो बता दीजिए, वो भी बता देंगे। फिर सर्विस सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं जो हैं वो रखी जाती है। भारत ने सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है, उल्लेखनीय इसने प्रगति की हुई है। तो उस प्रगति के पीछे क्या कारण है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद आता है कि इसके सामने चुनौतियां क्या है ना। चुनौतियों के साथ साथ इसका इम्पोर्टेंस क्या है या इसका महत्व क्या है, ये सारे टॉपिक यदि आपने तैयार कर लिए तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप आराम से उसका जवाब दे सकते हो। कोशिश किए इन्हीं सारे टॉपिकों को इस लेक्चर में कंप्लीट कर सके। तो सेवा क्षेत्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेवा को हम टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। प्राइमरी में आ जाता है क्या, कृषि, वानिकी, खनन, फिशिंग, ये सब आ जाते हैं। प्राथमिक यानी प्रकृति प्रदत्त जो चीजें रहती हैं वो। सेकेंडरी में उन सेक्टर को उस सेक्टर सम्मिलित किया जाता है जिसमें प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग मशीनों का प्रयोग करके उनसे हम क्या कर देते हैं, फर्निश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो बना देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो सर्विस सेक्टर को एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे, तो बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में भी, कि यहाँ इनटेंजिबल गुड्स यानी कि अमूर्त सेवाएं, अमूर्त वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, और जो सर्विस होती है वो इनटेंजिबल होती है यानी दिखाई नहीं देती है। यानी ऐसे समझ लो कि यदि आप मेरी क्लास की फीस देते हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, बदले में कोई फिजिकल वस्तु नहीं दे रहा हूँ, तो ये सर्विस ही तो है। डॉक्टर आपको जो प्रोवाइड करता है वो सर्विस है, टूरिज्म एक सर्विस है, बैंकिंग एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है। ये सारी की सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर के रूप में आती हैं। एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हैं, मोर देन इनफ हो सकते हैं। आप इनमें से 1 2 4 लिख करके अपना आंसर अच्छा बना सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि रिटेल और होलसेल, खुदरा को हम रिटेल बोलते हैं और जो होलसेल रहता है उसे थोक व्यापार कहते हैं। तो इसमें कस्टमर को जो चीज़ें बेची जाती हैं, यानी देखो, वस्तु तो हम खरीद रहे हैं लेकिन जो दुकानदार है वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, ये भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। इसी तरीके से टूरिज्म को लेकर के, चाहे उसमें होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, ट्रैवल हो, ये सब क्या होते हैं, ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। फाइनेंस सेक्टर में बात करें तो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, शेयर बाजार के लिए जो आपको सलाह देते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है ना, ये हुआ। नेक्स्ट अगला आता है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। तो हेल्थ में मेडिसिनल, हॉस्पिटल, क्लिनिक या इनसे जुड़ी हुई जो जांचें रहती हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। पिछले 3 4 दिनों से जिस भी समय मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ उसी समय मेरे पास किसी ना किसी की कॉल आ जाती है, या तो ये इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही आप क्लास लोगे मैं आपको रिंग करूँगा। एजुकेशन, ये सब इसमें आ जाता है। और भी है, मैंने बोला था ना बहुत सारी सेवाएं, आप अपने उदाहरण के लिए एक लाइन में ही लिख सकते हो। जैसे और आईटी सेक्टर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो गई ये पूरी की पूरी, है ना।
एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें भी ये सब सर्विस में आ जाता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे पब्लिकेशन हो, चाहे टेलीविज़न हो, मल्टीमीडिया हो, फिल्म हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब सर्विस है। इसी तरीके से कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लॉ फर्म या वकील जो आपको प्रोवाइड करता है, अकाउंट ऑडिट से संबंधित, ये सब प्रोफेशनल इसमें आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रसद यानी आपूर्ति हो गया, लोगों की आवाजाही हो, चाहे सामान की आवाजाही हो। इसी तरीके से सरकारी कुछ सेवाएं जो हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, रेगुलेटरी एजेंसियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो। तो कई सारे उदाहरण हैं, आप 2 लाइनों में इनमें से कुछ लेकर के लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीधे हम आते हैं उस पॉइंट पर जो सिलेबस इशारा करता है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है भारत के संदर्भ में। हम इसमें कुछ ग्रोथ रेट के आंकड़े भी ले लेंगे, कुछ आंकड़े इसमें 1950 से शुरू करेंगे और कुछ वर्तमान के ले लेंगे, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान लगातार बढ़ रहा है। जीडीपी से किसी भी देश की आय को मापते हैं, मेजर करते हैं, और इसमें 3 सेक्टर जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर से जुड़ी इंडस्ट्रीज, खनन जो सब देखा था उसका योगदान कितना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर है, उससे होने वाली इनकम। और तीसरा आता है सर्विस सेक्टर। तो 1950-51 में जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 30.5% के लगभग हुआ करता था। हालांकि ये जो डाटा है ये इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया है तो वो सही माना जाता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और ख़ास करके 1990 के दशक के बाद तो इसमें और ज़्यादा ग्रोथ हुई। 2000 के बाद तो बहुत ज़्यादा, 2009-10 में ये बढ़ करके 55.2% हो गया। ठीक है, अगर इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगने वाली सर्विस को भी जोड़ दें तो ये इतने परसेंट तक हो जाता है। ठीक, मोटे तौर पर मान लो आप डाटा भूल जाते हो कि अरे वर्तमान का मैं कैसे बताऊंगा, तो आप ऐसे बोलोगे कि 1950-51 में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 30.5% था। वर्तमान में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर देन 50% हो गया है, यानी 50% से अधिक योगदान सर्विस सेक्टर का है। यानी इसका अर्थ सिंपल ये हुआ कि इससे होने वाली इनकम जो है वो 50% से ज़्यादा है। अब ये जो वृद्धि हुई है हमारे देश में सर्विस सेक्टर को लेकर, तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं। 1900 देखो वृद्धि के भी कुछ आंकड़े ले लेते हैं। 1990 के दशक की हम बात करें, भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर थी, ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं, जिसमें तीनों सेक्टर आ जाते हैं, एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, सर्विस भी है, वो 5.7% थी, है ना। अब 2004-5 से 9-10 के बीच में ये बढ़कर के 8.6% हो गई। ये वृद्धि यानी कि ग्रोथ रेट में उल्लेखनीय हमें सुधार दिखाई देता है। तो ये जो वृद्धि हुई इसमें बोला ना, ये सबकी मिली हुई है, एग्रीकल्चर की भी है, इसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें सर्विस सेक्टर भी है। लेकिन इसमें सर्विस सेक्टर जो है वो मुख्य रूप से, सर्विस सेक्टर में वृद्धि 10.3% हाई ग्रोथ रेट चल रही है, तो उसका जो वेटेज है, उसका जो वॉल्यूम है, उसकी वजह से ये अधिक हुई। जबकि अगर इसी अवधि में हम कंपेयर करें तो वहाँ पर कृषि और उद्योग, इन दोनों की जो वृद्धि दर थी वो बहुत कम थी, 6.6 थी, दोनों को मिला करके। और ये अकेला क्या कर रहा है, 10.3% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ और डाटा ले लेते हैं। भारत में अभी जीडीपी के साथ साथ हम जीवीए का भी प्रयोग करने लगे हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन का योगदान लगभग 54% हमें सर्विस सेक्टर से दिखाई देता है। 22-23 में हमने देखा कि इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ रेट, यानी वही 8.4%। जब दुनिया में कुछ उथल पुथल होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ता है। ठीक है, तो बीच में कुछ समय गिरावट आई, लेकिन कोविड के दौरान तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे। अब इसमें धीरे धीरे फिर से सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक, अब जीडीपी में 50% से ज़्यादा अधिक योगदान है, यानी कि हम ये समझ लें कि 2022 में 5 से 7% की वार्षिक वृद्धि दर से ये चल रहा है। और इतनी ग्रोथ रेट है, इसका अर्थ ये है कि ये रोजगार दे रहा है अपने सेक्टर में। बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहा है, लेकिन रोजगार तो मिल ही रहा है ना।
अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वित्त वर्ष में सकल मूल्य संवर्धन में इसकी जो हिस्सेदारी है, जो अभी 55% बताई थी, बढ़कर के 57% के आसपास हो जाएगी, है ना। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये कहता है कि FDI में सर्विस सेक्टर सबसे एक नंबर पर है। यानी FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब जो विदेशी निवेश होता है वो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उन सेक्टर में जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये आंकड़े 23-24 वित्तीय वर्ष में भारत ने जो निर्यात किया था, सर्विस सेक्टर के जो एक्सपोर्ट थे वो कितनी वैल्यू के थे, तो वो लगभग 164 बिलियन US डॉलर, जबकि आयात कितने थे हमारे, अप्रोक्स 90 बिलियन डॉलर, 90 US बिलियन डॉलर। तो देखोगे ना आप, ऑलमोस्ट 2 गुने के आसपास हो जाते हैं। यानी हम भेज ज़्यादा रहे, मंगा कम रहे, और ऐसा किसी दूसरे सेक्टर में नहीं होता। बाकी सारे सेक्टर में क्या होता है, मंगाते हम ज़्यादा हैं और भेजते कम है ना। इसी में कुछ आंकड़े अगर आपको याद रहते हैं और लिख पाते हो, तो आंकड़ों का, डाटा का, किसी की रिपोर्ट का, किसी के रेफरेंस का वैल्यूएशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी आपको नंबर अच्छे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सर्विस सेक्टर का जो व्यापार अधिशेष का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा फायदा हुआ, हमने मंगाया कम, भेजा ज़्यादा, तो ये हमें प्रॉफिट हो गया, है ना। उम्मीद है एक्सपेक्टेड डाटा है, तो ये डाटा आप इनमें से कुछ ले सकते हो। अब बात आती है कि सर्विस सेक्टर भारत में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके पीछे फैक्टर क्या है। अगर ये पूछ लिया तो कि भारत में सर्विस क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छा निष्पादन कर रहा है, तो इसके कुछ प्रमुख कारक बताइए, कारक बता दो। तो पहला फैक्टर इसमें लिखते हैं कि सर्विस सेक्टर, कोई भी सेक्टर उल्लेखनीय वृद्धि करता है तो उसके पीछे लगने वाली जो मूलभूत चीजें हैं वो भी तो देखी जाती हैं। यानी स्ट्रक्चरल चेंज, नीतिगत पहल, इस संरचना ऐसी बनाई गई हमारे देश में, कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई गई जो इस पर्टिकुलर सेक्टर को फायदा पहुंचाती है। उदारीकरण जब आया, LPG 1990 के दशक में जो शुरू किया गया, आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत हुई, तो उसके फलस्वरूप सेवा क्षेत्र को नई दिशा भी मिली और ये नए आयाम, नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा। यानी पहले क्या था, हमारी सारी इकोनॉमी कंट्रोल्ड थी। कौन कंट्रोल कर रहा है, सरकार कर रही है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, कोटा चाहिए, यानी LPQ सिस्टम चलता था, लाइसेंस, परमिट, कोटा राज। उन नियमों में शिथिलता दे दी। इससे क्या हुआ कि जब लोगों को, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में ग्रोथ करना चाहती हैं, उनके लिए आसान नियम बनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, और ये सेक्टर तो विशेषकर प्राइवेट के लिए बहुत ही एक वरदान सिद्ध हुआ है। ग्लोबलाइजेशन, तो इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हुआ, फंड आ गया, नई तकनीक आ गई, तो ये फ़ायदा पहुंचाता है। सरकार की नीतियां, सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया, जैसे स्टार्टअप इंडिया लेटेस्ट कुछ साल पहले शुरू हुई, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, PM कौशल विकास योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो क्या कर रही हैं, जो सरकारी मतलब योजनाएं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। तो इनकी वजह से उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, वो प्रमोट होती है ना। डिजिटल रूप से काम करना आसान हो जाता है। डिजिटली काम करने का मतलब है उसको ब्रॉडबैंड सेवा सस्ते में मिल रही है, स्किल्ड लेबर मिल रही है, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होता है ना। सरकार ने क्या किया कि इस सेक्टर के लिए फाइनेंशियल, वित्तीय क्षेत्र का विकास किया। बैंकिंग, बीमा, आसानी से ऋण मिल जाना, फंडिंग मिल जाना, इंश्योरेंस हो जाना, तो वो सब बेनिफिशियरी रहते हैं ना। और कुछ इसमें चीज़ें देखते हैं कि देखो कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के अंतर्गत कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मोबाइल, इसके कारण जो सेवा क्षेत्र है इसमें नए प्रकार की संभावना। हम पहले अगर कोई काम कराना होता था तो या तो फिजिकली किसी ऑफिस में जाना पड़ता था, लोगों के पास लैपटॉप, मोबाइल नहीं थे, तो साइबर कैफे में जाना पड़ता था। आज आपका मोबाइल एक बहुत बड़ा अस्त्र है आज के युग में।
आप उस पर ही अधिकांश चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने एक नए प्रकार की दिशा, नए प्रकार के क्षेत्र को खोलने में सहायता पहुंचाई। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग शब्द वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन आउटसोर्सिंग का मतलब ये हुआ कि बाहर से काम करवाना, और भारत में विशेष रूप से काम हुआ। थोड़ा सा मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और उसे बैंक से कोई जानकारी लेनी है। सपोज दैट उसे अकाउंट खुलवाना है, या उसका अकाउंट उस पर्टिकुलर बैंक में है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, बैंक की कोई नई सर्विस। तो वो कॉल करता है अपने बैंक को। अब बैंक को कॉल करता है तो बैंक की ओर से कॉल सेंटर बनाया गया होगा, एक पर्सन उस कॉल को रिसीव करेगा, जवाब देगा। उस व्यक्ति को जो ये कॉल सेंटर पे काम कर रहा है सैलरी देनी पड़ेगी, और उसे सैलरी देनी पड़ेगी तो अमेरिका में रह के काम कर रहा है तो अमेरिका के हिसाब से देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर की वजह से, यानी सूचना क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से हमारे देश में जैसे बेंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ पर कॉल सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो भारतीय है, वो उसी एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में बात करना जानता है। वो जो कॉल है वो ट्रांसफ़र होकर के भारत आ गई, और जिस बैंक से वो संपर्क करना चाहता था उन्होंने ये सारा काम यहाँ की इस कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, कि बोला ये डिटेल है हमारे सर्विसेज की, हमारे कस्टमर की, ये इस प्रकार की क्वेरीज आती हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो वो कॉल करता है, उसे समझ में नहीं आता है कि कॉल अटेंड कौन कर रहा है, उसे लगता है कि हमारे यूएस का व्यक्ति अटेंड कर रहा है। अब यहाँ जो व्यक्ति ये कॉल अटेंड कर रहा है, जो रिप्लाई कर रहा है, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, उसको पेमेंट अमेरिकी व्यक्ति की तुलना में कम दी जाती है, भारतीय रुपए में दी जाती है। तो एक प्रकार से अमेरिका वाले व्यक्ति को, अमेरिकी कंपनियों को भारत से यह काम कराना सस्ता पड़ा, फायदा हो गया ना। तो ऐसे करके कई सारे काम जो हैं वो आउटसोर्सिंग, ये कॉल सेंटर तो एक छोटा सा एग्जांपल है। बड़ी इंडस्ट्री जो है इसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जो है भारतीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है। और आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सारा सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। लोगों की सैलरी बनने से लेकर पेमेंट तक, इवन अब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब ऑनलाइन। कोई रिपोर्ट है, कोई ऊपर भेजना है, आदेश है, सब कुछ। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कराना, उसको मेंटेन करना, ये सारा सब कुछ कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर में आता है। तो भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट में प्रमुख खिलाड़ी बन जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इस सेक्टर में अपने आप, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर दिया। सर्विस सेक्टर में उभार भारत में इसलिए भी मिला क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई। अगर ये बंद होती तो हम दूसरे देश से संपर्क ही नहीं कर पाते। अब कोई भी किसी भी देश से संपर्क कर सकता है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सस्ती सेवाएं देते हैं, अच्छी सेवाएं देते हैं, तो कई सारे देश हमारे देश में आकर के वो सर्विस लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कारण था भारत में सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो इसमें डिमांड भी आती है। डिमांड, मांग, डिमांड बढ़ती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, ग्लोबल। देश में लोग, वो भी बढ़ती हुई आबादी है, उनको भी नई नई सेवाएं चाहिए, उनकी भी इनकम बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ रही है तो स्वाभाविक है वो नए प्रकार की चीज़ें, नए प्रकार की सर्विसेज कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। एक उदाहरण देखो, भारत में आपको सड़कों पर इस समय वाहन, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। तो क्या भारत से गरीबी दूर हो गई, लोगों के पास इतनी समृद्धि आ गई? नहीं, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अब EMI का कंसेप्ट आ गया है। EMI की वजह से व्यक्ति आसानी से किसी भी वाहन को फाइनेंस करा लेता है। यानी अगर कल तक, कुछ समय तक आप कार लेना चाहते थे तो आपको टोटल जितना अमाउंट है वो एक साथ लेकर के जाना पड़ता था। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आप पहले आपके पास हों, फिर जाओ, तब आप लेके आओ। तो इतना पैसा आप कमाओगे, जीवन भर गुजर जाएगा, और बुढ़ापे में कार लेके क्या करेंगे? अब कंसेप्ट क्या है? EMI का डाउन पेमेंट किया, 50,000 रुपये दिए, मंथली वो कटता रहेगा। तो ये कंसेप्ट होने की वजह से, यानी नए प्रकार की जीवन शैली,
पहले लोग पैसे को जोड़ने में बिलीव करते थे, अब वो कंज्यूम करने में बिलीव करते हैं। देखते होंगे आप लोग। तो घरेलू मांग भी बढ़ रही है, विदेशी मांग भी बढ़ रही है। भारतीय जो आईटी सेवाएं हैं, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये ग्लोबल लेवल के हैं, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस कारण से डिमांड बढ़ी तो स्वाभाविक है हमने सप्लाई भी बढ़ाई, और सप्लाई बढ़ाई तो हमें सर्विस सेक्टर में फ़ायदा हुआ। इसके साथ आता है कि फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है, यानी व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल भारत में मिलता है। यानी बहुत कम लागत में यहाँ पर सेटअप तैयार हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। सर्विस सेक्टर की विशेष करके बात करें, यहाँ जो स्किल्ड लेबर है वो सस्ती मिल जाती है। यहाँ भारत में जो ब्रॉडबैंड सर्विस है, इंटरनेट की सेवाएं जो हैं, वो विश्व में सबसे कम कीमत पर मिल जाती हैं दूसरे देशों की तुलना में। तो कम लागत में तैयार हो जाता है, स्किल्ड लेबर मिल जाती है, कुशल मानव संसाधन है। 10th 12th पास जो स्टूडेंट हैं, कुछ महीनों की ट्रेनिंग के साथ ही वो कॉल सेंटर में तो जॉब पा ही लेते हैं ना। ठीक है, फिर आता है कि बेहतर उत्पादकता, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी अच्छी है, दूसरे देशों की तुलना में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये अनुकूल माहौल हुआ ना। इसके अलावा भारत जो है विश्व का एक प्रकार से डिजिटल हब बन चुका है। ग्लोबल डिजिटल सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में तो भारत ऐसा है कि इसकी पहचान है ना। क्यों? क्योंकि भारत से निकले हुए जो लोग हैं वो पूरे विश्व में अपने नाम का, अपने देश का डंका बजा रहे हैं। 75% जो इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर की प्रतिभाएं हैं, वो भारतीय मूल की हैं, भारत से कनेक्टेड हैं। चाहे वो गूगल का सीईओ हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, वहाँ हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रतिभा है, योग्यता है। इसके साथ साथ सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी अपनी योजनाओं के तहत टारगेट सेट किए हुए हैं कि 2025 तक हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटल बना देंगे, इसका जीडीपी में योगदान जो है इसको बढ़ाते जाएंगे। तो उसके लिए काम भी किए जाते हैं। क्लाउड बेस्ड जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है, जिससे उद्यमी जो है वो और अच्छे से काम कर सकें, और उसका फ़ायदा भी देखने को मिलता है। तो ये तो जवाब मिला हमें उस टॉपिक का कि आखिर भारत सर्विस सेक्टर में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पाया। उसका जवाब हमें कुछ हेडिंगों के अंतर्गत मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में राज्यों का क्या योगदान है। ये कुछ राज्यों की टैली दी गई है। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा डार्क है, इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। सेवा के लिए ये है, सेवाओं के हिस्से के लिए ये। हम यहाँ पर कुछ राज्य जो हैं वो नेशनल एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। यानी ये 50% की लाइन को अगर आप स्टैंडर्ड मान लें तो इसके ऊपर निकलने वाले राज्य जो हैं वो देखते हैं। देखो ये जो डाटा दे रखा है ये एक प्रकार से ऑल इंडिया एवरेज है, अखिल भारतीय। ठीक, अब इस अखिल भारतीय डाटा से भी कुछ राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या उससे उसके आसपास भी हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, बिहार इसमें से हटा दोगे, दिल्ली जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ महाराष्ट्र जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो राज्यों का समग्र रूप से यहाँ विकास नहीं हुआ है कि कुछ राज्यों में जहाँ स्ट्रक्चर अच्छा था, सरकार ने ध्यान दिया, नीतियाँ दी, वहाँ पर ये डेवलप कर पाया, लेकिन कुछ राज्य इस मामले में लाभ लेने में पीछे रह जाते हैं, है ना। यानी देखो यहाँ एक बात आती ना, समग्र वृद्धि के रूप में वो, तो ये भी आप बता सकते हो। अब यदि क्वेश्चन आया कि भारत में सर्विस सेक्टर में चैलेंज क्या है, समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या आती हैं, तो चुनौतियां क्या आती हैं। सबसे पहली चुनौती आधारभूत संरचना की कमी, लैक ऑफ फंडामेंटल या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा। बेशक सर्विस सेक्टर जो है इंटेंजिबल है, लेकिन बिना परिवहन के भी तो ये नहीं चलेगा ना। यहाँ सेवाओं और माल दोनों के लिए अभी पूरी तरीके से उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि चीन प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि ताइवान प्रोवाइड कर रहा है।
तो विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ पर ये बहुत पीछे है। तो ये बड़ी चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा आता है डिजिटल। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो ट्रांसपोर्टेशन था, दूसरा आता है डिजिटल। आज भी भारत के ग्रामीण एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड मिलती नहीं है या बहुत कम है। प्लस सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है। आधार का ही उदाहरण ले लो। पहले सरकार ने बोला था कि आधार जो है सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम है, उसके लिए कंपलसरी होगा। आज आप कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए जाओ, क्या वो चेक करते हैं? आधार। तो वो डेटा कितना सेफ हो पाता है? आप कोई भी बाजार में प्रोडक्ट खरीदते हो, कहीं भी जाते हो, जैसे ही आपने मोबाइल नंबर दिया, आपके पास कॉल आने शुरू हो जाते हैं, स्पैम कॉल आना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, पूरी जानकारी उनके पास होती है, नाम क्या है, अकाउंट क्या है, सब कुछ। तो ये एक बड़ी समस्या है कि वो उस लेवल पर अभी भारत में काम नहीं हो रहा है। आईआरसीटीसी, हम रेलवे टिकट बुक करवाते हैं, ये आईआरसीटीसी का पूरा डाटा सेल आउट हो जाता है डार्क वेब पर। और आईआरसीटी में तो हम पूरी डिटेल देते हैं ना, हमारा नाम क्या है, हम रहते कहाँ हैं, फ़ोन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इवन अभी बीएसएनएल का डाटा भी चला गया है, लोगों की पूरी जानकारियां। तो डाटा तो सेफ नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट फिर आता है कि मानव संसाधन संबंधी चुनौतियां, ह्यूमन रिसोर्सेज। सर्विस सेक्टर में क्या चाहिए हमें, जो लोग चाहिए काम करने के लिए, वो कैसे होना चाहिए? स्किल्ड। तो स्किल्ड कैसे कि हम डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन हमें जो डिग्री मिलती है, हम जो सिलेबस पढ़ते हैं, वो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिजाइन नहीं है। विश्व बैंक कहती है कि भारत के 22% जो ग्रेजुएट हैं वो स्किल्ड उनमें किसी भी प्रकार की नहीं है। और जब उनमें स्किल्ड ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार उस व्यक्ति को मिलता है जो योग्य हो, जो प्रतिभाएं जिसमें हो, अपने काम को करने में सक्षम हो, दक्ष हो। तो उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है रोजगार। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो ऐसे कानून बने हुए हैं कि वो व्यवसाय करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप छोटी सी दुकान खोलते हो, तो जिस नगर निगम या नगर पालिका के इलाके में खोलते हो उसका लाइसेंस लो, देन उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट से गुमास्ता आता है, वो अलग लो। फिर उसके बाद फिर क्या करते हो, यदि चूँकि कमर्शियल है तो कमर्शियल के हिसाब से आपको रेंट लगेगा, और कमर्शियल के हिसाब से ही फिर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। उसके बाद फिर वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन के लिए भी कमर्शियली चार्ज लगता है, मेंटेनेंस कराने के लिए कमर्शियली चार्ज लगता है। यानी इतनी कागजी कार्यवाहियाँ हैं, और फिर आपने वहाँ पर काम करने के लिए लोग रखे हुए हैं तो लेबर लॉ अलग से आ जाता है। तो व्यक्ति प्रॉफिट ही नहीं कमा पाता है। इस कारण से वो क्या करता है कि कर्मचारियों को जितना काम लेता है उससे कम वेतन मिल पाता है, और उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कब तक काम करेंगे, कभी भी निकाल दिए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जब कभी भी निकाल दिए जाओगे तो जो लोग काम करते हैं वो भी तो बेटर अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे ना, वो भी तो काम करते समय किसी नई कंपनी में, किसी ऐसी सेफ जगह जाना चाहेंगे जहां उनका भविष्य सुरक्षित हो। नेक्स्ट फिर कुछ चुनौतियां आती हैं, पॉलिसीगत या प्रशासनिक चुनौतियां आती हैं इस सेक्टर में। अलग अलग प्रकार के टैक्सेस। बड़ी विडंबना है आज के समय में कि एक तरफ सरकारें मुफ्त में लोगों को कई सारी चीज़ें दे रही हैं, मुफ्त में, चाहे वो लाडली बहना योजना के नाम पर दी जा रही हो, चाहे मुफ्त में राशन दिया जा रहा हो। कोविड के दौरान राशन दिया गया, कोविड गुजर गया, अर्थव्यवस्था बूस्ट कर गई, फिर भी वो मुफ्त में राशन मिल रहा है। मुफ्त में कई जगह बिजली दी जा रही है। और दूसरी तरफ जो लोग कमाते हैं, मान के चलो आप आज बेरोजगार हो, आप में से कुछ जॉब करते हैं, कल को रोजगार मिला और 50,000 रुपये महीने कमाने लगे, महीने का आप 6 लाख रुपए कमाओगे, तो 6 लाख रुपए कमाने पर आपको क्या होगा, 2.5 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा ना। अब आप इनकम टैक्स पे करोगे, आपको कोई बेनिफिट इसके बदले में क्या मिल रहा है? क्या आपको कोई मुफ्त की स्कीम मिल रही है, आपको आवास मिल रहा हो? कुछ भी नहीं। यानी आप एक तरफ मेहनत करके अर्न कर रहे हो और बदले में टैक्स भर रहे हो, मिलता आपको कुछ भी नहीं है। और जो लोग नहीं हैं उनको ये सब मुफ्त में। यानी उसका तार्किकीकरण नहीं है कि व्यक्ति जो वास्तव में ज़रूरत है उस तक चीज़ें पहुंचाई जाए।
टैक्स के ऊपर टैक्स। जीएसटी जब लाया गया था तब कहा था वन नेशन वन टैक्स, और इससे क्या होगा, इससे उपभोक्ता को फ़ायदा होगा, चीज़ें सस्ती मिलेगी। व्यवहारिकता ये है कि ये जो वन नेशन वन टैक्स तो रहा नहीं, आज भी कई टैक्सेस लगते हैं जीएसटी के अलावा भी, और इसके बाद से कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई है, हर बार महंगी हुई है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। फिर समस्या आती है कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा। देश के अंदर भी प्रतिस्पर्धा है और देश के बाहर भी प्रतिस्पर्धा है। गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि वैश्विक कंपनियां जो हैं उनको विदेशों में, विकसित देश हैं तो उनको सहायता दे दी जाती है, आर्थिक रूप से उनको फंडिंग मिल जाती है, और हमारे देश में फंडिंग मिलती तो नहीं है बल्कि उनसे टैक्सेस और लिए जाते हैं, तो उससे उनकी सेवाएं सस्ती हो जाती हैं, हमारी सेवाएं महंगी हो जाती हैं, है ना। वित्तीय पहुंच, सरकार जो वित्त से मदद करना चाहती है, जो स्कीम चलाती है, वो स्कीम सबके लिए नहीं होती है, वहां तक पहुंच पाना अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर साबित होता है ना। ठीक, नेक्स्ट आता है कि ये सब आपने चुनौतियां हेडिंगों के अंतर्गत बता दी। देन इसके अलावा भी अन्य प्रकार की कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे स्थानीय, सांस्कृतिक, आर्थिक। अब जो सेवा क्षेत्र है इसमें मान लो महाराष्ट्र में जो कंपनी काम करती है तो, या बेंगलुरु में काम करती है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके दबाव में आकर सरकारें दबाव डालती हैं कि बाहर से आने वाला व्यक्ति जॉब करने के लिए बेंगलोर चला गया, मुंबई चला गया, तो उसकी स्थानीय संस्कृति से तो वो कटा हुआ है, तो क्लैश होने लगते हैं। ठीक है, क्लैश होने लगते हैं और वो अपनी एक नई संस्कृति को वहाँ लेकर के जाता है, तो वो सब समस्याएं भी इसमें आती हैं, है ना। उनको हटाने की, उनको शिफ्ट करने की बातें की जाती है। तो सर्विस सेक्टर से संबंधित ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इससे एफिलिएटेड हैं या इससे अटैच्ड हैं, वो ज़रूर हम और कर सकते हैं जिससे कि कुछ भी सेगमेंट इसका ना छूटे। कोशिश की है कि मैं इस लेक्चर में ये कंप्लीट कर पाऊँ। एक प्रकार से एक फुल क्वेश्चन का आंसर तो आपको बना दिया है। तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं, आपको डाउट आता है तो कमेंट करके छोड़ दो, सब्सक्राइब करें तो अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बाकी आप सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। सो अभी के लिए इतना, थैंक यू सो